हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार इन्फॉर्मेशन विद वीरेंद्र यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या देखा हमने, एक क्विक रिविजन कराता हूँ 2 मिनट में आपका। तो देखिए, 1833 से मैंने आपको बताया होगा कि भैया केंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। कैसे कि भैया जो बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसको बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद। और दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया क्या भैया, भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद। और भारत के गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद में अब तक कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। तो 1833 से कितने मेंबर हुए, 4 मेंबर हुए। चौथा कौन से जुड़ा, तो विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले। और दोस्तों, बंबई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, जब भी तो पूरी तरीका से केंद्रीकरण किया गया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया 1833 से। और पहला विधि आयोग का गठन किया गया कब, 1834 में। कब भैया, 1834 में, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले साहब थे। ठीक है। और दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भैया वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष कौन, तो ऋतुराज अवस्थी। और स्वतंत्रता पश्चात विधि आयोग कब गठित किया गया, 1955 में। 1955 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, MC शीतलवाड़। दोस्तों, MC शीतलवाड़। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। ठीक है भैया, अब सुनो, यहाँ 1833 के चार्टर एक्ट से दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट से दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। किसके द्वारा, विलियम वेंटिक के द्वारा। और समाप्त कर दिया गया कब, 1843 में। समाप्त किया गया 1843 में। किसके द्वारा, लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इतनी बात कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि भाई यहाँ से जो COD जो संस्था थी उसने विरोध किया था, किसका, खुली प्रतियोगिता का विरोध किया था। तो इसलिए खुली प्रतियोगिता यहाँ लागू नहीं हो पाई थी। इतने कुछ मोटे मोटे प्रावधान हमने देखे यहाँ से। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, उसके बाद आता है कि हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट चर्चा कर चुके हैं। अब कौन सा आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा भैया, 1853 का चार्टर एक्ट। तो डालें 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट का भैया, 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, ये 1853 के चार्टर एक्ट के आने में लॉर्ड डलहौजी साहब की बहुत बड़ी सिफारिशें रही हैं। और दोस्तों, 1853 से जितने भी काम हुए हैं वो काम हम लोगों को अभी तक दिखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया लॉर्ड डलहौजी की सिफारिश पर 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया। इन्होंने सोचा कि भाई कंपनी का जो प्रशासन है उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाए। तो इनकी सिफारिश पर लाया गया कौन सा, 1853 का चार्टर एक्ट। किसकी सिफारिश पर, लॉर्ड डलहौजी साहब की। भैया डलहौजी साहब की सिफारिश पर, डलहौजी साहब की सिफारिश पर लाया गया कौन भैया, 1853 का चार्टर एक्ट। इसका मतलब डलहौजी साहब इस समय भारत के गवर्नर जनरल रहे होंगे, थे भैया, सच बात है। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसमें प्रावधान ये किए गए दोस्तों। देखिए, आप जानते हैं कि भैया एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बात कि भैया एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। ठीक है भैया, अब सुनो ध्यान से। इस गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के, ये जो गवर्नर जनरल है इसकी कार्यकारी परिषद के दोस्तों कार्यकारी कामों को, कार्यकारी काम या दोस्तों प्रशासनिक कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से
इसका मतलब भैया कार्यकारी या प्रशासनिक कामों से विधायी कार्यों को अलग किया गया। कार्यकारी काम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और दोस्तों विधायी कार्य मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन को और दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के कार्यकारी कामों को और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों विधायी कार्य करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया जिसे कहा गया क्या भैया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहा गया, जिसे कहा गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, या दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद। क्या कहा गया, अखिल भारतीय विधान परिषद। क्या कहा भैया, अखिल भारतीय विधान परिषद, ठीक है। तो भैया विधायी कार्यों को अलग किया गया और विधायी कार्य करने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई जिसे कहा गया क्या, अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों, जिसमें 6 सदस्य थे। और ये 6 सदस्य क्या कहलाए, ये 6 सदस्य कहलाए भैया विधि सदस्य या विधि पार्षद। क्या, विधि पार्षद या विधि सदस्य कहलाए, ठीक है। कोई दिक्कत ना होनी चाहिए यहाँ तक। मैंने कहा कि भैया गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी उसके कार्यकारी कामों को और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया। कार्यकारी काम मतलब कानूनों को लागू करने से संबंधित काम भैया, मतलब कानून को लागू करने से संबंधित काम होंगे भैया, ठीक है। विधायी कार्य मतलब कानूनों का निर्माण करने से संबंधित काम होंगे। आ रही समझ में इतनी बात, किसका, कानून का निर्माण करने से संबंधित कार्य होंगे, इतनी बात समझ आ रही। तो मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कार्यकारी कामों को और विधायी कार्यों को अलग किया गया। और दोस्तों विधायी कार्य करने के लिए एक अलग नई संस्था बनाई गई जिसका कहा गया क्या, अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिसका काम क्या था, जिसका काम था दोस्तों पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करना। क्या मतलब, पूरे भारत के लिए क्या करना भैया, कानून का निर्माण करना। क्या करना, पूरे भारत के लिए कानूनों का निर्माण करना, इसका काम ये था। अब दोस्तों ये जो थी, ये क्या थी, देखो सुनो, ये जो ब्रिटेन में जो संसद चलती थी उस संसद का छोटा रूप थी। ये क्या थी, छोटा सा रूप थी जिसे कहा गया एक सदनीय विधानमंडल। क्या कहा गया, जिसे एक सदनीय विधानमंडल कहा गया। और ये क्या थी, ये थी ब्रिटेन में जो संसद चलती थी उसका ही एक छोटा सा रूप थी। इसका मतलब मिनी संसद थी, भारत की मिनी संसद थी दोस्तों। आई बात समझ में। यदि क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि भैया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1853 में कितने मेंबर थे, तो कितने, 12 सदस्य थे भैया, 12 सदस्य थे। विधि सदस्य 6। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो सुनो स्ट्रक्चर क्या था। आज आप लोग जो देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था है। अब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि भैया विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। देखिए सुनिए, ये थी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्या था ये समझिए, ये थी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है भैया। ये था स्ट्रक्चर उस समय, ये थी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या है भैया, यहाँ बैठ रहे हैं विधि सदस्य। विधि सदस्य कितने इसमें, 6। और यहाँ था भैया, यहाँ कौन थे, यहाँ थे गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके 6 और इसके 6 कैसे, देखो सुनो, 4 तो हैं भैया इसमें। जब 4 इसमें हैं और एक 5वां गवर्नर जनरल और एक छठा कौन सा, छठा है मुख्य सेनापति और 6 विधि सदस्य हैं। तो टोटल सदस्य कितने हुए, 12 हुए ना भैया। आज देखते हैं ना हम लोग, हमारी जो संसद है दोस्तों, संसद, अब देखिए हमारी जो संसद है वो कहीं ना कहीं
विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। भैया 545 मेंबर है ना, 545 मेंबर हैं। अब इन 545 मेंबर ये विधायिका के हैं ना, है ना। अब इन 545 मेंबर में से दोस्तों कार्यपालिका गठन किया जाएगा, जिसे कहा जाता है सब भैया मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद बोलो, सरकार बोलो, कुछ भी बोल दो। तो स्ट्रक्चर ये है कि भैया संसद जो है हमारी 545 मेंबर हैं इसमें। अब इस संसद में से ही कार्यपालिका का निर्माण करा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इन 545 में 15% का नियम लगा रही है, तो मंत्री कितने बन जाएंगे? 83 मंत्री बन जाएंगे। तो यही स्ट्रक्चर पहले था भाई। धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते तो हम लोग यहाँ तक आए हैं। धीरे धीरे तो रिफॉर्म होते होते हम यहाँ तक पहुँचे हैं भैया। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि भैया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो थी उसके कार्यकारी कामों को और विधायी कार्यों को अलग किया गया, और विधायी कार्य करने के लिए दोस्तों एक अलग संस्था बनाई गई, जिसे कहा गया क्या? अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें दोस्तों 12 सदस्य थे। जिसमें 12 सदस्य थे, और इन 12 सदस्य में 6 कौन थे? 6 थे गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य, और 3 मतलब 6 कौन थे? तो 6 थे विधि सदस्य। विधि सदस्य ये क्या करते थे? ये भैया कानून का निर्माण करते थे। कानूनों का ये करेंगे निर्माण, ये करेंगे कानूनों का निर्माण। दोस्तों अब सुनिए बात ध्यान से। इनके द्वारा इन 6 सदस्यों के द्वारा बनाया गया कोई कानून जब तक नहीं बन सकता था। ध्यान सुनिए, इन 6 सदस्यों के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद उसे पारित ना कर दे। बात समझ में आई कि भैया कानून जब तक नहीं बन सकता, मतलब अखिल भारतीय विधान परिषद द्वारा बनाए गए जो कानून है वो कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक कि भैया गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद उसे पारित ना कर दे। आइए बात समझ में दोस्तों। आज के समय में देखते हैं आप लोग कि भैया संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है दोस्तों, और ये कानून जब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि भैया उस पर राष्ट्रपति साहब क्या ना करते भैया? हस्ताक्षर ना करते। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही कुछ पहले था, तो धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते हम यहाँ तक पहुँचे ना। तो मेरे बताने का मतलब यही है कि अभी भी हमारे यहाँ ऐसे होता है कि भी राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देते हैं जब तक वही कानून नहीं बनता है। ऐसे उस समय था कि जब तक गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद किसी कानून को पारित ना कर दे, अपनी तरफ से अनुमति ना दे, जब तक अखिल भारतीय द्वारा बनाए हुए कानून नहीं बन सकता। अरे ये बात समझ में इतनी? तो दोस्तों पहला प्रावधान आपकी समझ में आया कि भैया गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के कामों को, मतलब कार्यकारी कामों को और भैया विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया। और विधायी कार्य करने के लिए क्या बनाया गया भैया? एक नई संस्था गठन किया गया, जिसे कहा गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय विधान परिषद, जिसमें दोस्तों 12 सदस्य थे। और 12 में से भैया 6 सदस्य कौन है? 6 हैं। 6 कौन है? गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य। और भैया 6 कौन है? तो 6 हैं कौन? 6 कौन है भैया? 6 हैं विधि सदस्य या अखिल भारतीय विधान परिषद के सदस्य। इतनी बात समझ में आई? अब दोस्तों देखो, यहां से हमें 1853 से भैया 1853 से हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ से कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। किसे कहा भैया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। भैया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल कैसे किया गया? भैया रीजन से लोग बुलाए जाएंगे। कहाँ से? रीजन से लोग बुलाए जाएंगे। कैसे? तो देखिए दोस्तों, ये जो 6 सदस्य मैं कह रहा हूँ ये सर विधि सदस्य हैं, तो ये सर आएंगे कहाँ से? ये कहाँ से आएंगे 6 विधि सदस्य? तो देखिए सुनिए, उस समय आप जानते हैं कि भैया 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। आप जानते हैं भैया 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बम्बई, नंबर 3 मद्रास, और चौथी थी भैया आगरा। तो भैया ये 4 सदस्य तो आएंगे, एक बंगाल से आएगा और एक बम्बई से आएगा और एक मद्रास से आएगा और एक आएगा भैया
आगरा से। मतलब यहाँ से इंक्लूड होकर कितने आ जाएंगे भैया, यहाँ से आ जाएंगे 4 सदस्य, आने हैं कितने 6। तो दोस्तों एक और आएगा मुख्य न्यायाधीश, कौन आएगा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों एक और कोई आएगा, कौन, अन्य न्यायाधीश। एक आएगा अन्य न्यायाधीश, एक आएगा अन्य न्यायाधीश। कितने हो गए, 6 हो गए। तो भैया 1853 के चार्ट एक्ट से पहली बार रीजन से लोगों को बुलाया गया, या पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कहाँ शामिल किया गया, अखिल भारतीय विधान परिषद में शामिल किया गया। भैया क्वेश्चन बनाता है कि अखिल भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कब शामिल किया गया, तो कब भैया, 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आ जाओ, अब आगे आ जाओ भैया। तो देखो सुनो, आप देखते आ रहे हैं कि भैया आपने देखा 1833 में, आपने 1833 में देखा कि भैया एक गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद थी भैया। और इस गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में दोस्तों एक चौथे सदस्य को जोड़ा था, जो कहलाया कौन भैया, जो कहलाया था बच्चा विधि सदस्य। क्या कहलाया है बेटा, विधि सदस्य। क्या कहलाया बेटा, विधि सदस्य। तो ये जो चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जोड़ा था 1833 से दोस्तों, और 1853 से इस चौथे सदस्यों को दोस्तों यहाँ से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का परमानेंट मेंबर बना दिया गया, या स्थायी सदस्य बना दिया गया। क्या बना दिया भैया, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य क्या बना दिया भैया, क्या बना दिया गया, एक परमानेंट मेंबर या एक स्थायी सदस्य बना दिया। क्या बना दिया, एक स्थायी सदस्य बना दिया गया। मैं कह रहा हूं भैया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो चौथा सदस्य था, जिसको कौन कहलाता है, विधि सदस्य। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य था, उसको यहाँ से एक स्थायी सदस्य या परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। मतलब भैया अब ये हमेशा हमेशा के लिए कार्यकारी परिषद में रहेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है भैया, आ जाओ। ठीक है, और आ जाओ, सुनो, आ जाओ दोस्तों। आपने देखा 1833 में आपने देखा था कि भैया यहाँ एक प्रावधान आया था, क्या, कि भैया यहाँ से कहीं ना कहीं खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी। खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी, मतलब कंपनी के पदों पर एक खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी। कब भैया, 1833 में प्रावधान था। लेकिन दोस्तों जो सीओडी संस्था जो थी, सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, उसने किया था इसका विरोध। तो 1833 में तो ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी दोस्तों। तो 1853 से दोस्तों खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई भैया। कंपनी के पदों पर खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत दोस्तों की गई। यहाँ से क्या की गई, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई कंपनी के पदों पर, कि भैया अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था कर दी गई। जैसे दोस्तों आज आप लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं, पुलिस का एग्जाम देते हैं, भैया मैं भी एग्जाम दे सकता हूँ, आप भी एग्जाम दे सकते हैं, तुम्हारे पड़ोस में बैठे भैया भी एग्जाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया क्या है, खुली प्रतियोगिता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था है। आई बात समझ में। तो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था कहाँ कब करी गई, कंपनी के पदों पर 1853 में। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया जो खुली प्रतियोगिता जो थी, इसके जनक कौन है। खुली प्रतियोगिता के जनक कौन है भैया, जनक किसने शुरुआत करी खुली प्रतियोगिता की, किसने, लॉर्ड डलहौजी साहब ने। क्योंकि भैया उस समय लॉर्ड डलहौजी साहब क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे भैया। लॉर्ड डलहौजी क्या है, इसके जनक है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या है भैया, इसके जनक हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है भैया, आ जाओ।
देखो दोस्तों सुनो, आपने देखा था कि भी 1833 में क्या हुआ था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसको बना दिया गया था क्या, पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद। तो मतलब भैया बंगाल में तो सीट खाली रह गई ना, रह गई, समझ रहे हो ना कि भैया बंगाल में सीट खाली रह गई जब उसके पूरे भारत का बना दिया गया। तो समझ रहे हो मेरी बात भैया। तो 1853 से दोस्तों बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्या की भैया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भैया नियुक्ति की गई दोस्तों। क्या की गई बच्चा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। आई बात समझ में, कहाँ, बंगाल में। कहाँ बच्चा, बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कहाँ भैया, बंगाल में। कहाँ बच्चा, बंगाल में। आई बात समझ। और दोस्तों यहां से ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया, ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हो कि भैया ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। भैया वो समय आ चुका है, वो समय बेटा आ चुका है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त होने वाला है और भैया कंपनी समाप्त हो जाएगी आगे चल करके। तो ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया कि भैया वो कभी भी कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर सकती है। ठीक है, आ जाओ। किसे दिया गया भैया, ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया, ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया क्या भैया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कब भैया, कभी भी समाप्त कर सकती है भैया। और दोस्तों ये जो सीओडी जो संस्था थी जिसे कहा जाता है क्या भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। क्या होती थी भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी किसकी भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी की। कौन, सीओडी। तो बच्चा इस सीओडी में 1853 से सदस्यों की संख्या को घटाकर कितना कर दिया भैया, 24 थी पहले, 24 से कर दी गया 18। मैंने कहा कि भैया जो सीओडी संस्था है यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो निदेशक मंडल है, उसके सदस्यों की संख्या को घटाकर 24 से 18 कर दिया गया। कहाँ से भैया, कहाँ से, 1853 से दोस्तों। आई बस में। और दोस्तों इसमें से भी 6 सदस्य कौन होंगे, तो बीओसी वाले होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो क्राउन द्वारा की जा रही है ना बात समझ में, आई बात समझ में दोस्तों। ठीक है भैया, कोई दिक्कत ना आए यहाँ तक। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, 1853 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, तो क्या क्या पढ़ा कि भैया ये किसकी सिफारिश पर आए, या भैया लॉर्ड डलहौजी साहब की सिफारिश पर। तो यहाँ से क्या क्या देखने को मिलता है मुझे, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कार्य मतलब कार्यकारी कामों को या प्रशासनिक कामों को विधायी कार्यों से अलग किया गया और विधायी कार्य करने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई जिसे कहा गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय विधान परिषद, जिसमें 12 सदस्य थे। 12 मतलब 6 थे गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य, और दोस्तों 6 कौन थे, 6 थे विधि सदस्य या जो कि विधियों का निर्माण करेंगे। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। और कौन सी बात देखी मैंने, और देखी भैया कि यहाँ से खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की कंपनी के पदों पर, और एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। पहली बार रीजन से लोग बुलाए गए, आई बात समझ दोस्तों। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो 14 सदस्य विधि सदस्य था, उस सदस्य को कार्यकारी परिषद का परमानेंट मेंबर या स्थायी सदस्य बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया दोस्तों। और बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, और दोस्तों ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया कि कंपनी के प्रशासन को कभी भी समाप्त कर सकती है।
और लास्ट बात कौन सी कि भैया सीओडी जो संस्था थी, निदेशक मंडल जो संस्था थी, उसके सदस्यों को कम किया गया। कितना कर दिया गया? 24 से 18 कर दिया गया। यहाँ से भैया 1853 से में मोटे मोटे प्रावधान ये हमको देखने को मिलते हैं। तो आज हमारी चर्चा हुई 1853 तक दोस्तों। ठीक है भैया, अगली चर्चा कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। 1 मिनट रुको, जरा आप पानी की व्यवस्था बना दें थोड़ा। एक बोतल उठाना भैया, मैनेजमेंटर साहब इसमें रखिए। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। अरे ले आओ यार, इतना ही बहुत है। बोतल में पानी भी ख़त्म हो गया दोस्तों, तो हमने ध्यान नहीं दिया इस बात का। माफ़ी चाहते हैं, आज बिना पानी के ही पढ़ाना पड़ता दिखा है हमको। तो दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के बाद होती है क्या भैया? 1857 की क्रांति। मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है, 1857 की क्रांति हो रही है दोस्तों। इसका मतलब कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो कहीं ना कहीं अंतिम चार्टर एक्ट था, वो कहीं ना कहीं अंतिम चार्टर एक्ट था। आई बात समझ में? तो 1853 के बाद 1857 में होती क्रांति। उसके बाद आता है दोस्तों क्या? डायरेक्ट ताज का शासन या क्राउन का शासन। आई बात समझ में? और दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि 1853 में जो मैंने आपको बात बताई थी कि भैया क्या ये जो प्रावधान करे जा रहे हैं 1853 से, और ये क्या है? ये है भैया अंतिम चार्टर एक्ट। अंतिम चार्टर एक्ट है, इसलिए क्या हो रहा है भैया? 1857 क्रांति हो रही है आगे चल करके। और दोस्तों 1858 से आ रहा है कि हमारा ताज का शासन। अब ध्यान कीजिए 1773 की एक बात कि मैंने आपको बताए थे 2 प्रावधान मोटे मोटे, कि यहाँ से संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो रही है, और ये पूरी तरीका से होती है कहाँ नजर आएगी हमें? 1853 में, जबकि भैया ताज का शासन या क्राउन का शासन पूरी तरीका से भारत में आ जाएगा। आई बात समझ में? और दूसरी बात कौन सी बताई थी कि भैया यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत हमें दिखाई दे रही है, और ये केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाएगी हमारी पूरी कहाँ? चरम पर कहाँ पहुँच जाएगा केंद्रीकरण? 1833 में। ये 2 मोटे मोटे प्रावधान मैंने आपको वहाँ से बताए थे। तो 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, इतना ध्यान रखें। और दोस्तों इसके बाद होती है 1857 क्रांति। क्रांति के बाद होता क्या? ताज का शासन, डायरेक्ट क्राउन का शासन। दोस्तों आप 1857 क्रांति का कारण क्या मानते हैं? देखिए 1857 क्रांति का कारण क्या मानते हैं आप लोग? तो एक ही बात जानते हैं कि भैया चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस। दोस्तों चर्बी वाला कारतूस 1857 क्रांति का अनेक कारणों में से एक कारण रहा है भाई। अनेक कारण थे, उन कारणों में से एक कारण है चर्बी वाला कारतूस। जैसे दोस्तों और देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसे भाई किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी ज़मीन मतलब हम ले लेंगे, मतलब राजा द्वारा ले ली जाएगी, ये व्यवस्थाएं थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके विरोध में हुई 1857 क्रांति। अनेक कारण थे दोस्तों, कभी हिस्ट्री वगैरह पर चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो अगला आता है भैया 1857 क्रांति के बाद आता है हमारा ताज का शासन यानी क्राउन का शासन। और दोस्तों मैंने शुरुआत कहाँ से बताई इसकी? 1858 से। 1858 से 1858 से क्या 1858 में आता है क्या? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या दोस्तों एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, बेटर गवर्नमेंट। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई कि क्या नाम है 1858 के एक्ट का? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या बेटर गवर्नेंस। भैया ये क्यों लाएगा कि भैया हम भारत का अच्छा प्रशासन करेंगे, इसलिए क्या लाएगा भैया? 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लाया गया भैया। तो यहाँ से क्या प्रावधान करेंगे भैया? यहाँ से प्रावधान ये करेंगे कि देखो सुनो, अब तक क्या होता था कि भाई एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी। ये कहाँ का था भैया? ये भारत का था, पूरे भारत का था दोस्तों। तो यहाँ से ये बात करेंगे कि भैया जो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद है उसका पदनाम चेंज करके उसका पदनाम में परिवर्तन कर दिया गया। और दोस्तों क्या बना दिया गया?
गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर क्या बना देगा, ये वायसराय, उसकी कार्यकारी परिषद ऐसी की ऐसी रहेगी। मैंने कहा कि भैया गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद थी, तो गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज बदल करके क्या बना देगा भैया, वायसराय बना देगा, उसकी कार्यकारी परिषद जैसी की तैसी रहेगी। तो पहली बात समझिए कि भैया गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद का पदनाम चेंज करके क्या बना देगा, भारत का वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद। इतनी बात समझ में आई। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कौन था वायसराय प्रथम, तो कौन था भैया, लॉर्ड कैनिंग। कौन बचा, लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों ये 3 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन होते हैं बच्चा। पहला कि भैया बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो कौन, वॉरेन हेस्टिंग। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो विलियम बेंटिक। और भारत का वायसराय प्रथम कौन है, तो कौन है भैया, लॉर्ड कैनिंग। कौन है बच्चा, लॉर्ड कैनिंग। आई बात समझ। और दोस्तों भारत का अच्छा प्रशासन करने के लिए, या भारत के अच्छा प्रशासन करने के लिए, बेटर गवर्नमेंट करने के लिए दोस्तों एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे कहा गया क्या भैया, भारत सचिव। जिसे कहा गया भारत सचिव। क्या कहा भैया, जिसे कहा गया भारत सचिव, जिसे कहा गया भारत सचिव। और इस भारत सचिव की सलाह के लिए दोस्तों, क्या, भारत सचिव की सलाह के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया। किसका भैया, एक भारत परिषद का गठन किया गया। किसका, एक भारत परिषद का गठन किया गया। मैंने कहा दूसरा प्रावधान कि भैया भारत सचिव की सलाह के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें दोस्तों 15 सदस्य थे। जिसमें भैया 15 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे बेटा, 15 सदस्य थे। आई बात समझ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया प्रथम भारत सचिव कौन थे। जब प्रथम वायसराय पूछ सकता है तो प्रथम भारत सचिव नहीं पूछ सकता क्या, पूछ सकता है बेटा, पूछ सकता है, पूछा है बेटा मेरे, पूछा है। ये कौन थे, ये थे भैया लॉर्ड स्टैनली। कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। कौन थे बेटा, लॉर्ड स्टैनली। क्या बताया मैंने कि भैया भारत सचिव की सलाह के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे दोस्तों। और इस भारत परिषद की सलाह, बच्चा इस भारत परिषद की सलाह भारत सचिव के लिए विवेकाधीन थी। कैसी थी, विवेकाधीन थी। मतलब मानो न मानो, मानो न मानो टाइप की। मतलब मैं मानूं या न मानूं, मर्जी है मेरी। तो भारत परिषद की सलाह भारत सचिव के लिए कैसी थी, तो ये थी भैया विवेकाधीन। कैसी थी बेटा, विवेकाधीन। तो प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली। और दोस्तों तीसरा काम यहां से किया गया क्या, कि जो बीओसी और जो सीओडी संस्थाएं थी, बीओसी और सीओडी संस्थाएं थी, इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब बीओसी सीओडी संस्था हैं, वो संस्थाएं नहीं चलेंगी। आ रही है बात समझ में। क्योंकि भैया 1853 याद कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। सीओडी कौन है भैया, सीओडी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक इकाई है। जब इसको ही समाप्त कर दोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी क्या, नहीं चलेगी बच्चा, नहीं चलेगी बेटा मेरे, नहीं चलेगी। तो यहां से तीसरा प्रावधान हमें देखने को मिलता है 1858 से, कि बीओसी और जो सीओडी संस्थाएं थी उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों आज की चर्चा यहां तक करता हूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो आपसे मिलता हूं मैं कल। देखिए दोस्तों, किसी वजह से मैं आज कहीं बाहर जा रहा हूं, और यदि कल क्लास ना हो तो आप चिंतित ना रहें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वरना मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कल क्लास आकर के आपको दूं। तो दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं आपसे मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। बने रहें मेरे साथ। मैं एमएन सर आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मेशन विद वीरेंद्र ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, थैंक यू।